आखिर क्या है तालिबान? क्यों अमेरिका और रूस जैसे बड़े देश करना चाहते हैं अफगानिस्तान पर कब्जा, और ऐसी कौन सी ताकत है अफगानिस्तान के पास जो दुनिया की ये दो महाशक्तियां भी उससे जीत नहीं पाई? और क्या सच में अमेरिका ने ही तैयार किया दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी? जब से तालिबान ने अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा किया है, तब से ये सवाल हर इंसान के मन में आ रहा है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और जानने के लिए बने रहें इस वीडियो के अंत तक कि आखिर क्या है साम्राज्यों के कब्रिस्तान कहे जाने वाले अफगानिस्तान की सच्चाई। दोस्तों, अफगानिस्तान ने ज्यादातर समय बाहरी ताकतों से लड़ाई करने में ही गुजारा है। अगर अफगानिस्तान में कब्जा जमाने के इतिहास को देखा जाए तो यहाँ पर करीब 2500 साल पहले 522 बीसी में पर्शियंस ने हमला किया था, लेकिन वो लोग 2 साल से ज्यादा यहाँ टिक नहीं पाए। उसके बाद अलेक्जेंडर ने भी 331 बीसी में अफगानिस्तान पर हमला किया और वो भी सिर्फ 7 सालों तक ही यहाँ हुकूमत कर पाया। इसके बाद अलग अलग वक्त में मंगोल, सिख और मुगलों ने भी इस पर अपना कब्जा जमाने की कोशिशें करी, लेकिन कोई भी बहुत ज्यादा समय तक यहाँ टिक नहीं पाया। फिर बारी ब्रिटिश हुकूमत की आई, जिन्होंने लगभग आधी दुनिया पर अपना कब्जा जमा लिया था और वो पूरे भारत पर भी कब्जा करके बैठ गए थे। लेकिन अपनी लाख कोशिशों के बावजूद भी वो अफगानिस्तान पर कब्जा करने में नाकामयाब रहे। और अगर बात मॉडर्न टाइम की करी जाए तो यहाँ पर 1979 में सोवियत यूनियन यानी कि अब के समय के रूस ने भी हमला किया, लेकिन उसे भी मुंह की खानी पड़ी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि आखिर सोवियत यूनियन जैसे बड़े मुल्क को अफगानिस्तान पर कब्जा करने की क्या जरूरत है? तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान साउथ एशिया तक पहुंचने के लिए एक दरवाजे की तरह है। सोवियत यूनियन को लगा कि अगर अमेरिका ने उससे पहले अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया तो पूरी दुनिया में उसका दबदबा और बढ़ जाएगा। इसलिए सोवियत यूनियन ने सबसे पहले इनडायरेक्टली वहां अपनी पकड़ जमाना शुरू किया, और इसके लिए उन्होंने वहां पर दाऊद खान की पार्टी के विरोध में जन्मी एक पार्टी PDPA, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान को फंड्स देना शुरू किया। दरअसल वहां के लोकल्स ने इस नई पार्टी को सिर्फ इसलिए सपोर्ट किया क्योंकि उस समय अफगानिस्तान की मौजूदा पार्टी दाऊद खान की थी, और दाऊद खान ने एक नियम बनाया था कि कोई भी उसकी पार्टी के विरोध में चुनाव नहीं लड़ सकता है। ऐसे में वहां की जनता उससे परेशान हो गई और अफगानिस्तान की ज्यादातर आबादी पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान से जुड़ गई, और आखिर में 27 अप्रैल 1978 को दाऊद खान और उसकी पूरी फैमिली को मार दिया जाता है। और उसके बाद PDPA के नूर मोहम्मद ताराकी अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। ताराकी सोवियत यूनियन के बहुत ही फेवरेट थे क्योंकि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करते थे। ताराकी के आते ही अफगानिस्तान में मॉडर्नाइजेशन और सेक्युलरिज्म ने बहुत तेजी पकड़ ली। ताराकी ही वो पहले शख्स थे जिन्होंने अफगानिस्तान में लड़कियों को पढ़ने के अधिकार दिलाए, उन्हें बाहर घूमने की आजादी दी। यहाँ तक कि उन्होंने अफगानिस्तान के सिलेबस से रिलीजियस एजुकेशन को भी अलग कर दिया। यही नहीं, उन्होंने रिलीजियस लीडर्स के इन्फ्लुएंस को भी कम कर दिया। इन सब चीजों के लिए अफगानिस्तान की जनता उस टाइम तैयार नहीं थी और बहुत से अफगानी लोग ताराकी के खिलाफ हो गए। यहाँ तक कि ताराकी ने अफगानिस्तान में लैंड रिफॉर्म भी किया और जिन लोगों के पास ज्यादा जमीनें थी उनसे जमीनें लेकर गरीब लोगों को दी। लोगों में इक्वालिटी लाने के चक्कर में ताराकी ने अफगानिस्तान के बड़े बड़े लोगों को अपना दुश्मन बना लिया था। यहाँ तक कि लोगों ने सरकार का विरोध करने के लिए हथियार भी उठा लिए। ये जितने ग्रुप सरकार के खिलाफ लड़ रहे थे उन्हें मुजाहिदीन कहा जाने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इन मुजाहिदीनों को अमेरिका द्वारा फंड्स और हथियार सप्लाई किए जाते थे। अमेरिका ऐसा सिर्फ इसलिए करता था ताकि सोवियत यूनियन किसी भी तरह अफगानिस्तान पर अपनी हुकूमत ना चला सके। फिर एक दिन सोवियत यूनियन ने ताराकी को ये बात बता दी और ये भी बताया कि ताराकी के ही फॉरेन मिनिस्टर हफीजुल्लाह अमीन अमेरिका के CIA से मिले हुए हैं। ताराकी वहाँ से निकले तो थे फॉरेन मिनिस्टर हफीजुल्लाह अमीन को उनके पद से हटाने के लिए, लेकिन अमीन को इसकी जानकारी पहले ही लग गई और उन्होंने एयरपोर्ट पर ही ताराकी को उनके परिवार समेत खत्म करवा दिया और खुद प्रेसिडेंट बन गए। ताराकी की मौत ही सोवियत यूनियन के अफगानिस्तान पर हमले की सबसे बड़ी वजह बनी। सोवियत यूनियन समझ गया था कि ये सब अमेरिका चुपचाप
चुपचाप करवा रहा है, इसलिए सोवियत यूनियन ने सीधे तौर पर ही अफगानिस्तान पर हमला बोल दिया। सोवियत यूनियन ने अमीन को मरवा कर अपने हिसाब से चलने वाला एक प्रेसिडेंट वहां नियुक्त किया, जिसका नाम था बराक करमाल। सोवियत यूनियन के इस वॉर से जहां एक और अफगानिस्तान की जनता गुस्से में थी, तो वहीं अमेरिका भी शांत बैठने वाला नहीं था। अब वो डायरेक्ट तो सोवियत यूनियन पर हमला नहीं कर सकता था, क्योंकि इससे वर्ल्ड वॉर छिड़ जाता। इसलिए अमेरिका ने पहले तो सारी मुस्लिम कंट्रीज को सोवियत यूनियन के खिलाफ, फिर और इसी के साथ अफगानिस्तान में पनप रहे इन मुजाहिदीनों को पैसे से लेकर हथियार तक सब कुछ दिया। यही नहीं बल्कि अपने इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल करके अमेरिका ने पाकिस्तान में इन मुजाहिदीनों की ट्रेनिंग भी करवाना शुरू कर दी। यहीं से नाम सामने आया ओसामा बिन लादेन का। लादेन भी इस्लाम को बचाने की इस लड़ाई में जुड़ गया, लेकिन वो ऐसे ही नहीं आया था, बल्कि इसमें कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ ही था। अब वैसे तो सोवियत यूनियन पावरफुल था, लेकिन अफगानिस्तान पहाड़ी एरिया है और वहाँ के लोग इससे जितना वाकिफ थे उतना सोवियत यूनियन नहीं था। इसलिए रशियन आर्मी वहाँ कमजोर पड़ने लगी। सोवियत यूनियन के पास हवाई हमले करने का एक प्लस पॉइंट तो था, लेकिन उस पर भी अमेरिका ने पानी फेर दिया, क्योंकि उन्होंने मुजाहिदीनों को स्टिंगर मिसाइल दे दी। इनकी मदद से मुजाहिदीन पहाड़ों में छुपे छुपे ही रशियन जहाजों को मार गिराते थे। इन्हीं सब परेशानियों के चलते सोवियत यूनियन को 1989 में वहां से जाना पड़ा और पूरी दुनिया में उसकी बहुत बदनामी हुई। लेकिन सोवियत यूनियन के जाने के बाद सबसे बड़ी दिक्कत आई कि कौन अफगानिस्तान पर हुकूमत करेगा, क्योंकि ये मुजाहिदीन तो छोटे छोटे ग्रुप्स में बटे थे। फिर सत्ता के लिए ये आपस में ही लड़ने शुरू हो गए। कुछ समय तक इस लड़ाई के चलने के बाद 1992 में पाकिस्तान में इन ग्रुप्स के लीडर्स की एक बैठक हुई, जिसमें अफगानिस्तान को चलाने की पावर्स उन लीडर्स में बट गई। लेकिन दिक्कतें इसमें भी हुई, क्योंकि जिसे ज्यादा पावर मिली वो तो खुश हो गया, लेकिन जिसे कम पावर मिली उसने उस एग्रीमेंट को मानने से ही मना कर दिया। फिर कुछ दिनों तक ऐसे ही मार काट चली, लेकिन फिर सामने आया तालिबान। ये उन्हीं छोटे छोटे मुजाहिदीनों का ही एक ग्रुप था, लेकिन ये बाकी ग्रुप से ज्यादा शक्तिशाली और समझदार था। दरअसल पश्तो भाषा में तालिब का मतलब होता है स्टूडेंट्स, और इस ग्रुप में ज्यादातर रिलीजियस स्टूडेंट्स ही शामिल थे। इस ग्रुप का सबसे नामी आदमी था मुल्ला मोहम्मद उमर। इसने पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया और पूरे अफगानिस्तान पर तालिबानियों का कब्जा हो गया। मुल्ला उमर ने अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू कर दिया, जिसमें औरतों से उनके अधिकार छीन लिए गए। वेस्टर्न एजुकेशन को बंद करके रिलीजियस एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया। ये वो समय था जब अफगानिस्तान पूरी तरह आजाद था और उसे अब अमेरिका की कोई जरूरत नहीं थी। और अब ओसामा बिन लादेन भी अमेरिका के खिलाफ हो गया। हालांकि ओसामा के अमेरिका के खिलाफ होने के बहुत से और भी कारण थे। फिर ओसामा ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कर दिया और इससे अमेरिका बौखला गया। उसे पता चला कि ओसामा अफगानिस्तान में छुपा है, इसलिए उन्होंने मुल्ला उमर से ओसामा को उन्हें सौंपने को कहा, लेकिन उमर ने साफ मना कर दिया, क्योंकि ओसामा ने लड़ाई में उमर का बहुत साथ दिया था। 7 अक्टूबर 2001 में अमेरिका ने नाटो अलायंस के साथ मिलकर अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। इस हमले में अमेरिका ने एयर स्ट्राइक करी और तालिबान को बुरी तरह ध्वस्त कर दिया। कुछ समय बाद अमेरिका ने अपनी और नाटो अलायंस की सेनाओं को अफगानिस्तान में भेजा और वहां के बड़े बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया। मुल्ला उमर और ओसामा भागकर कहीं छुप गए। अमेरिका ने दिसंबर 2001 में अफगानिस्तान में इलेक्शन करवाए और वहां पर अपने हिसाब से चलने वाली एक गवर्नमेंट बना ली। हामिद करजाई अफगानिस्तान के नए प्रेसिडेंट बने, लेकिन इस इलेक्शन में अमेरिका ने एक गलती कर दी थी। उसने तालिबान के लोगों को इस इलेक्शन में शामिल नहीं होने दिया, जबकि वो भी वहां के नागरिक ही थे। ये बात वहां के लोकल्स को भी नहीं पसंद आई। फिर 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और यहीं से उसका ध्यान बट गया। उधर तालिबान ने फिर से अमेरिका से लड़ने के लिए प्लानिंग तेज कर दी। धीरे धीरे तालिबान ने वापस से अफगानिस्तान पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि भला अमेरिकी सेना से तालिबान कैसे जीत ले रहा था। तो अमेरिका के साथ भी वही मुसीबत थी जो कि सोवियत यूनियन के साथ थी, और वो था यहाँ का पर्वतीय क्षेत्र। कोई भी देश चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, लेकिन वहाँ के लोकल लोगों से गुरिल्ला वार को इतनी आसानी से नहीं जीत सकता। तालिबानी अमेरिकी सैनिकों पर हमला करते थे और वापस से चट्टानों में जाकर छिप जाते थे। इसी के साथ पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर सिक्योर्ड नहीं था, तो अधिकतर तालिबानी भागकर पाकिस्तान में भी छिप जाते थे। वहीं अमेरिका ने बहुत सी गलतियां भी करी, जिनके कारण अफगानिस्तान की जनता भी उनके खिलाफ होने लगी। अक्सर खबरें सामने आती थी कि अमेरिकी सैनिकों ने सिविलियंस पर गोली चला
चला दी और अक्सर एयर स्ट्राइक में सिविलियंस मारे जाते थे। ये सब ऐसे ही चलता रहा और फिर साल 2011 आया और अमेरिका ने पाकिस्तान में छिपे ओसामा बिन लादेन को मार गिराया। अब अमेरिका का अपना मकसद पूरा हो चुका था और अमेरिका भी अब धीरे धीरे अफगानिस्तान से निकलने का रास्ता बनाने लगा। सबसे पहले तो नाटो अलायंस देशों ने वहां अफगानिस्तान से अपनी आर्मी को वापस बुला लिया। धीरे धीरे अमेरिका ने भी डायरेक्ट तालिबान से लड़ना बंद कर दिया और अफगानिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को तालिबान से लड़ने की ट्रेनिंग देने लगा। फिर 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तालिबान से बात करने का प्रस्ताव रखा। इस बातचीत में अफगानी गवर्नमेंट को शामिल नहीं किया गया। 29 फरवरी 2020 को अमेरिका और तालिबान में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसे दोहा एग्रीमेंट कहा गया और इसके बाद अमेरिका ने अपनी सेना को अमेरिका वापस बुला लिया। जैसे ही अमेरिकी सेना वहां से गई वैसे ही अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट भी देश छोड़कर भाग गए और 7 सितंबर 2021 में तालिबान ने अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा कर लिया। वहां के लोकल्स को तालिबान का पुराना समय याद था, इसलिए कई लोगों ने देश से भागने की कोशिश भी करी, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए थे। हालांकि तालिबान ने कहा कि वो इस बार इतने सख्त कानून लागू नहीं करेगा और औरतों को भी उनके अधिकार देगा, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही निकली। तालिबान ने हाल ही में महिलाओं की हायर एजुकेशन को बंद कर दिया है और इसी के साथ वो अपने पुराने तौर तरीकों पर भी वापस लौट रहा है। तो दोस्तों, ये थी अफगानिस्तान और तालिबान की पूरी कहानी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसे ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।